नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रशंसा हाजिर हूं इस हफ्ते के सारे सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर। तो देर किस बात की, रंगमंच से पर्दा हटाते हैं और दिखाते हैं आपको इस हफ्ते की प्रमुख सियासी हलचलें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 2023 के चुनाव अभियान का शंखनाद कर दिया है। कांग्रेस के प्रचार अभियान की शुरुआत जबलपुर से हुई। प्रियंका गांधी ने जबलपुर में नर्मदा पूजन के बाद विशाल जनसभा को संबोधित कर बीजेपी सरकार पर कई मोर्चों पर एक साथ हमला बोला, तो कांग्रेस के वचन भी गिनाए। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 2023 के चुनाव अभियान का शंखनाद कर दिया है। कांग्रेस के प्रचार अभियान की शुरुआत जबलपुर से हुई। प्रियंका गांधी ने जबलपुर में नर्मदा पूजन के बाद विशाल जनसभा को संबोधित कर बीजेपी सरकार पर कई मोर्चों पर एक साथ हमला बोला, तो कांग्रेस के 5 वचन भी गिनाए। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के लोगों से वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा। 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट हाफ होगी। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। किसान कर्ज माफी का काम पूरा किया जाएगा। हर हर नर्मदे, नर्मदा मैया की जय। कि जो आपके साथ पिछले 18 सालों से हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि आपका इस्तेमाल हो रहा है, शोषण हो रहा है। 220 महीनों के शासन में 225 घोटाले किए हैं इन्होंने। कांग्रेस पार्टी आपकी सुनवाई करती है। जहां जहां हमारी सरकारें हैं, आप खुद देखिए और खुद आकलन करिए कि जो कहा है वो किया है कि नहीं। हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे सबके लिए। 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे, और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। ये हमारी गारंटी है। प्रियंका गांधी के दौरे में कांग्रेस सॉफ्ट से हार्ड हिंदुत्व की ओर बढ़ती दिखी। प्रियंका गांधी के स्वागत में जबलपुर को भगवामय कर दिया गया। पहली बार कांग्रेस के कार्यक्रम में बजरंग बली और गदा जैसे हिंदुत्व के प्रतीकों के कटआउट नजर आए। वहीं कांग्रेस के इसी रूप पर बीजेपी इस पर तंज कस रही है। प्रियंका जी से मेरा पूछना था कि संस्कार धानी की जगह किसी और शहर को चुन लेती, और ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर कर रही हैं जो महिलाओं को कहीं आइटम बोलते हैं, कहीं टंचमान बोलते हैं। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की आज चुनाव पे ही क्यों आती है? 5 साल पहले आई, फिर आ गई चुनाव पे। आप ये चुनावी हिंदू हैं, आप ये सब समझते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में 400 में से, और यही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। बहरहाल प्रियंका गांधी के दौरे से कांग्रेस को कितनी ताकत मिलती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तो साफ है कि हिमाचल और कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में भी बड़ा चुनावी चेहरा होगा। उनके दौरे से कांग्रेस ने महाकौशल की 38 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इनमें से 24 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी 13 सीटों पर ही सिमट गई थी। एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई थी। 2018 में राहुल गांधी ने महाकौशल से चुनावी शंखनाद किया था। इस बार प्रियंका गांधी ने बिगुल फूंका है। देखना ये है कि इसका कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों कर्नाटक छाया है। कांग्रेस कर्नाटक के चुनावी फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है तो बीजेपी कर्नाटक की हार पर मंथन कर रणनीति बदल रही है। लेकिन इसी बीच अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के कामकाज पर भी बहस शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों कर्नाटक छाया है। कांग्रेस कर्नाटक के चुनावी फार्मूले पर आगे बढ़ रही है तो बीजेपी कर्नाटक की हार पर मंथन कर नई रणनीति पर काम कर रही है। इसके साथ ही अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के कामकाज पर भी बहस शुरू हो गई है। दरअसल कर्नाटक में निजाम बदलने के साथ ही पुराने कानूनों को पलटने का काम भी शुरू हो गया है। खासकर बीजेपी सरकार के हिंदुत्व वाले कायदे धड़ाधड़ बदले जा रहे हैं। आलम यह है कि बीजेपी सरकार ने गौ हत्या पर रोक के लिए जो कानून बनाया उसे तक बदलने की तैयारी है। ಇನ್ನೇನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ। ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಇತ್ತಾಗ ಬೀಳ್ತಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಕೋಣ ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಸುಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕು। ಈಗ ಎಮ್ಮೆ ಕೋಣ ಕಡಿಯೋದಾದ್ರೆ ಹಸು ಯಾಕೆ ಕಡಿಬಾರ್ದು? यही नहीं, सिद्धरामैया सरकार ने भाजपा सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण के कानून को रद्द करने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने इस पर मोहर भी लगा दी है। जल्दी ही इस प्रस्ताव को विधानसभा में लाया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने राज्य में कक्षा 6 से 10 तक की पाठ्य पुस्तकों में आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार और हिंदुत्ववादी विचारक वीडी सावरकर पर चैप्टर हटाने का भी फैसला किया है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर मध्य प्रदेश में बीजेपी उबल पड़ी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक के हैं, इसलिए कर्नाटक में जो वापस लिया गया है धर्मांतरण वाला, इससे आप कांग्रेस का हिडन एजेंडा समझ जाओ। अब खड़गे जी तो कुछ बोलेंगे नहीं, बोलने की स्थिति में भी नहीं होंगे, पर प्रियंका जी राहुल जी से जरूर सवाल है कि प्रियंका जी कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अब ये तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए था धर्मांतरण विधेयक, उनको संरक्षण देने के लिए था। क्या कानून रद्द करना जिहादियों को संरक्षण देना नहीं है? एक बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। कर्नाटक के अंदर जिस प्रकार से चुनावी हिंदू बनकर श्रीमान राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस के नेतृत्व ने जिस प्रकार से छल किया था कर्नाटक की जनता के साथ, झूठे और छल कपट के आधार पर चुनाव तो वो जीत गए, लेकिन आज उन्होंने कर्नाटक के अंदर जो शुरू किया है कि धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द करके जिहादी चेहरा कांग्रेस का उजागर हुआ है। वहीं कांग्रेस इसे बेवजह की सियासत बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि कोई भी नई सरकार आती है तो अपने हिसाब से कायदे कानून बनाती है। अगर इसमें खामी है तो कर्नाटक के बीजेपी विधायक सदन में अपनी बात रखें। यही नहीं, कांग्रेस मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र विधेयक को अपनी देन बताकर सवाल उठा रही है कि बीजेपी सरकार ने जुबानी जमा खर्च के अलावा किया क्या है। ये विधानसभा की विधि है, विधानसभा में बोले, वहाँ कर्नाटक की विधानसभा में बयानबाजी करने से क्या धरा है? कानून बनाने का जितना अधिकार इनको था उतना अधिकार समीक्षा करने का दूसरी सरकार को भी है। ये सारे कानून ऑलरेडी हैं, केंद्र सरकार का कानून है, राज्य सरकारों के कानून है। भाजपा ने करा क्या सिवा प्रोपेगेंडा करने? मध्य प्रदेश में 67 से कानून चल रहा है, 7 साल की सजा 10 साल की बढ़ा के सख्त कर दिया, फांसी पे चढ़ा दें। किसको चढ़ाए फांसी बताइए? कितने मुकदमे दर्ज हुए 20 साल में, यही बता दें। सिवाय जो है लोगों को भड़काने, लोगों को गुमराह करने, एक भ्रम फैलाने के अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। मध्य प्रदेश में 2023 की चुनावी लड़ाई विकास, सुशासन, जन कल्याण के साथ हिंदुत्व के पिच पर भी हो रही है। बीजेपी का ये तो पारंपरिक एजेंडा है, तो कांग्रेस भी हिंदुत्व समर्थक दिखाने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रख रही। ऐसे में कर्नाटक सरकार के फैसलों ने हिंदुत्व के मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने का मौका मध्य प्रदेश में बीजेपी को दे दिया है। देखना यह है कि वो इसमें कितना सफल होती है और कांग्रेस को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश की सियासत रोज नए नए मोड़ ले रही है। इसमें अब सनातन धर्म पर भी बहस शुरू हो गई। प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां इसको लेकर आमने सामने हैं। विवाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के ट्वीट से शुरू हुआ है। दिग्विजय सिंह ने ताबड़तोड़ ट्वीट कर लव जिहाद के विरोध में बोल रहे संतों को निशाने पर लिया तो सियासी उबाल और बढ़ गया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में सियासत रोज नए नए मोड़ ले रही है। इसमें अब
सनातन धर्म पर भी बहस शुरू हो गई है। प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां इसको लेकर आमने सामने हैं। विवाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के ट्वीट से शुरू हुआ। दिग्विजय सिंह ने ताबड़तोड़ ट्वीट कर लव जिहाद के विरोध में बोल रहे संतों को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा, हर हिंदू धर्म के आयोजनों में क्या नारा लगता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इतने व्यापक सोच के हिंदू सनातन धर्म को कुछ लोग कितना संकुचित कर रहे हैं, हमें दुख है। हे प्रभु, इन अज्ञानियों को सद्बुद्धि दे। दिग्विजय ने सवाल किया कि क्या पढ़ाई व रोजगार में मेहनत और मशक्कत करना भी जिहाद है? क्या करें जब अनपढ़ लोग शक्तिशाली पदों पर पहुंच जाते हैं, फ्रॉड बाबा लोग सनातन धर्म पर प्रवचन करने लगते हैं, तो क्या देश व सनातन धर्म विनाश की ओर नहीं जाएगा? दिग्विजय ने मुस्लिम स्कॉलर की तरह जिहाद की परिभाषा भी बता दी। उन्होंने कहा, जिहाद का मतलब, जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है प्रयत्न करना, नैतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए की जाने वाली जद्दोजहद या संघर्ष, किसी जायज मांग के लिए भरपूर कोशिश करना या आंदोलन, और जिसका मतलब मेहनत और मशक्कत करना भी है। इन अज्ञानी सनातन धर्म विरोधी आरएसएस के स्वयं सेवकों और वीएचपी के बाबाओं को जिहाद का क्या मतलब होता है वह समझाओ। दिग्विजय ने यहाँ किसी साधु संत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की ओर था, जो भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग के बुलावे पर कथा वाचन कर रहे हैं और उन्होंने अपने प्रवचन में हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने के साथ लव जिहाद से बचाने के लिए सनातनियों से बेटियों को संस्कार देने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए बेटियों को परिवार से ही संस्कार दिए जाने की जरूरत है। बेटियों के पास भी कटार होना चाहिए। लव जिहाद देखने को तो मिल रहा है ना कहीं किसी ना किसी रूप में। बेटियां अगर शिकार हो रही हैं तो दुख तो होता है देखकर, पर उम्मीद है कि अगर अच्छे संस्कार होंगे और अच्छे संस्कार दिए जाएंगे तो लव जिहाद पर कमांड तो होगा। हम केवल इतना ज्ञान देकर भेजते हैं कि मंदिर में जाना, दर्शन कर आना, शीश नवा कर आना। हम उनको ये नहीं कहते माता रानी के हाथ में तलवार भी रखी है, अच्छे से देख कर आना। अभी छत्रपति संभाजी नगर से हमने मांग करी, जैसे पंजाबी बेटियां बाजू में छुरा डालकर चलती हैं कटार, ऐसी कटार हमारी सनातन धर्म की बेटियों के भी कमर पर होना चाहिए कटार। दिग्विजय ने इशारों में पंडित प्रदीप मिश्रा पर निशाना साधा तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को निशाने पर ले लिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या कभी दिग्विजय सिंह ने ये परिभाषा आईएसआई, अल-कायदा, पीएफआई या सिमी को समझाई है? नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह को सनातन धर्म का अपमान करने और उस पर हमला करने की आदत पड़ गई है। उन्होंने इस पर कांग्रेस से भी जवाब मांगा है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, कभी ये परिभाषा आपने आईएसआई को समझाई, अल-कायदा को समझाई, पीएफआई को समझाई, सिमी को समझाई? आपको बस आदत बन गई है सनातन का अपमान करने की। माननीय प्रदीप मिश्रा जी ने लव जिहाद को लेकर बच्चियों को संस्कार की बात करी, सुरक्षा की बात के ऊपर उन्होंने ज्ञान दिया। आपको यही अखर गई और आपने सुबह ही सनातनी को लेकर संतों को ढोंगी करार दे दिया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, आदरणीय प्रियंका जी से, जो धर्म का चोला ओढ़ के आते हैं, कि दिग्विजय सिंह जी ने जो सनातनी संतों के बारे में बोला है, इससे आपत्तिजनक बयान को क्या आप सही मानते हैं? तो हाँ करो, और ना करते हो तो कार्रवाई करो, पर ये करेंगे नहीं क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इस पर कांग्रेस दिग्विजय सिंह के बयान के समर्थन में आ गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव में फायदा उठाने और जनता के मूल मुद्दों से मुंह चुराने के लिए धार्मिक मामलों को तूल देने का आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह जी ने ऐसी कोई बात नहीं करते। जब भी वो कोई बात करते हैं तो कहीं न कहीं उसमें सच्चाई होती है। भाजपा इसलिए ज्यादा ऐसी बातों को तूल देती है क्योंकि देश की जनता से दिमाग भटकाना चाहते हैं, महंगाई से दिमाग भटकाना चाहते हैं, बेरोजगारी से। अपनी गलतियां छुपाने के लिए इस तरह की बातों पे ज्यादा वो चर्चा करा के लोगों का दिमाग डाइवर्ट करना चाहते हैं। बहरहाल कांग्रेस भले ही बीजेपी पर चुनावी फायदे के लिए हिंदुत्व की आड़ लेने का आरोप लगाए, वो खुद इस मामले में पीछे नहीं है। कांग्रेस इन दिनों बीजेपी से भी ज्यादा भगवा में नजर आ रही है।
ये बात दीगर है कि हिंदुत्व और सेकुलरिज्म दोनों की नाव पर सवार होने की कोशिश में वो अक्सर लड़खड़ा जाती है। इसी का एक नमूना ये है कि कमलनाथ पंडित प्रदीप मिश्रा के चरणों में शीश नवाते हैं, तो वहीं दिग्विजय सिंह उन्हें ढोंगी बता देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। संस्कृति का मजाक, तथ्यों से छेड़छाड़ और त्रेता युग के निचले बोल। जी हां, फिल्म आदिपुरुष इसी के चलते विवादों में आ गई है। विरोध के बाद विवाद बढ़ा तो सियासत भी तेज हो गई। देखिए रिपोर्ट। देश और प्रदेश इन दिनों राममय है। सियासत में राम नाम की गूंज है। बीजेपी तो रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे के नारे पर आगे ही बढ़ी। पहले मंदिर निर्माण के संकल्प पर उसने वोट मांगे और अब मंदिर निर्माण के श्रेय पर वोट मांगने की तैयारी है। लेकिन उसी के राज में एक ऐसी फिल्म आ गई जो न केवल भगवान राम बल्कि उनकी कथा यानी कि रामायण का उपहास उड़ा रही है। ये फिल्म है आदिपुरुष, जिसमें पूरी रामायण को स्तरहीन भाषा शैली और कथानक के साथ प्रस्तुत किया गया है और हनुमान जी जैसे देवताओं के पात्रों से फिल्म में किस स्तर के छिछले डायलॉग हैं, इनकी एक बानगी देख लीजिए। रावण हनुमान जी से कहता है, जली ना, अब और जलेगी। बेचारा जिसकी जलती है वही जानता है। हनुमान जी रावण से कहते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। रावण का एक राक्षस सैनिक हनुमान जी से कहता है, ये तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया? मरेगा बेटे, आज तू अपनी जान से हाथ धोएगा। रावण को अंगद कहते हैं, रघुपति राघव राजा राम बोल और अपनी जान बचा ले, वरना आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। लक्ष्मण पर वार करने के बाद इंद्रजीत कहता है, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे एक शेष नांग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। विभीषण एक सीन में रावण से कहता है, भैया आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। रावण राम के लिए कहता है, अयोध्या में तो वो रहता नहीं, रहता वो जंगल में है और जंगल का राजा तो शेर होता है, तो वो राजा कहाँ का रे। बात सिर्फ डायलॉग की ही नहीं है, फिल्म में रामायण के पात्रों की वेशभूषा और परिवेश भी उपहासपूर्ण है। जैसे भगवान राम मूछ और हनुमान जी बिना मूछ की दाढ़ी रखते थे। सोने की लंका का रंग काला था। माता सीता पीली की जगह श्वेत वस्त्र पहनती थी। रावण पुष्पक विमान की जगह चमगादड़ की सवारी करता था। शिव भक्त रावण रुद्राक्ष भी तोड़ देता था। लक्ष्मण जी विचित्र दाढ़ी रखते थे और रावण की अजीब केश सज्जा रखता था। माता सीता ने हनुमान जी को चूड़ामणि नहीं कड़ा दिया था। प्रणाम हाथ जोड़कर नहीं बल्कि सीने पर हाथ रखकर किया जाता है। मेघनाथ ने पूरे शरीर पर टैटू बनवाए थे। फिल्म के रिलीज होते ही विवाद शुरू हो गया है और इसके साथ ही इस पर सियासत भी। फिल्म के डायलॉग बीजेपी समर्थक मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं। फिल्म पास मोदी सरकार के सेंसर बोर्ड ने पास की है, इसलिए कांग्रेस फ्रंट पर आ गई है। वो सवाल कर रही है कि भगवान राम का पेटेंट कराने वाले द केरला फाइल्स जैसी फिल्म पर बवाल काटने वाले चुप क्यों हैं? छत्तीसगढ़ में तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिल्म पर ही बैन लगाने तक के संकेत दे रखे हैं। छोटी छोटी बातों पे जो थिएटर बंद कराते थे, आग लगाते थे, आजकल वो मौन है। अब बजरंग बली के सब मुंह से वो शब्द बुलवाए जा रहे हैं जो बजरंग दल के लोग प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। जनता देख रही है, जब तक डिमांड इस प्रकार से आती है तो विचार किया जाएगा। ये जो तथाकथित जो हमारे राजनीतिक दल के लोग हैं, जो धर्म के ठेकेदार भी बनते हैं, वो इस मामले में मौन क्यों है? मामला सीधे लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए बीजेपी भी फिल्म मेकर पर आक्रामक है। हालांकि वो फिल्म के हल्के डायलॉग लिखने वाले बीजेपी समर्थक मनोज मुंतशिर पर बोलने से बच रही है कि जहां पर हिंदू धर्म की बात आती है, जहां पर देवी देवताओं की बात आती है, तो कभी क्रिएटिविटी के नाम पर, कभी क्रिएशन के नाम पर, कभी फिल्म के नाम पर, कभी एडवर्टाइजमेंट के नाम पर भावनाओं को आहत किया जाता है। मुझे लगता है कि सभी डायरेक्टर्स, सभी प्रोड्यूसर्स, सभी एक्टर्स को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाने वाली फिल्में पहले भी बनती आई हैं, लेकिन देवी देवताओं के मुंह से हल्के बोल शायद ही बुलवाए गए हों। ऐसे में फिल्म का विरोध स्वाभाविक है और ये जरूरी भी है, क्योंकि धर्म शास्त्रों की व्याख्या के नाम
इन दिनों विदूषक अपनी दुकानें चला रहे हैं। एम्प्लॉयर क्या चाहता है? मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। हनुमान इसके उदाहरण है। भगवान ने उन्हें भेजा लंका में कि जाओ जरा रावण को मेरा विजिटिंग कार्ड दे के आओ, तो वो गिरफ्तार हो गए जान पूछ के। अब उनकी पूंछ पे वो कपड़ा बांधा गया। कपड़ा किसका था? रावण का। मिट्टी का तेल डाला गया। मिट्टी का तेल किसका था? जली किसकी? मिनिमम इनपुट। साहित्य और सिनेमा को समाज का आईना कहा जाता है। समाज में जब विकृत मानसिकता के लोगों की कदर बढ़ने लगती है तो इनका विकृत रूप भी सामने आने लगता है। सभ्य और जागरूक समाज ही इस विकृति को दूर कर सकता है। देखना ये है कि आदि पुरुष जैसी फिल्म बनाने वाले को समाज कैसे लाइन पर लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का युवा वोटरों पर फोकस है। पार्टी युवाओं को साधने में जुट गई है। युवाओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़िया भाषा को भी जरिया बनाया जा रहा है, जिसके तहत छत्तीसगढ़िया बोल कार्यक्रम लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से युवा वोटरों तक भूपेश सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों को जीतने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही हर प्रकार का जतन कर रहे हैं। दोनों ही दल अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर काम कर रहे हैं। सत्ता पक्ष कांग्रेस चुनावी नैया को पार करने के लिए युवा वोटरों पर फोकस कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में NSUI प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में हुई इस बैठक में बोल छत्तीसगढ़िया बोल कार्यक्रम लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम के तहत NSUI के कार्यकर्ता राज्य के सभी जिलों में प्रवक्ताओं का चयन करेंगे। चयनित प्रवक्ता सरकार की योजनाओं को युवाओं तक लेकर जाएंगे। इसके साथ ही इसके लिए माई फर्स्ट वोट फॉर भूपेश बघेल अभियान भी चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 11 जुलाई से की जाएगी। आज छत्तीसगढ़ NSUI के प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक हम लोगों ने आयोजित की है, जिसमें मार्गदर्शन देने हेतु छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर फोकस है। 5.5 लाख से ज्यादा जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनको किस प्रकार से जो सरकार की योजनाओं से लगातार लाभान्वित हो रहे हैं और माननीय भूपेश बघेल जी को वोट करना चाहते हैं, उनको लेकर है कि NSUI एक माध्यम बने और पहली बार कांग्रेस पार्टी को जो स्टूडेंट्स हैं वो कांग्रेस पार्टी को वोट करें, सरकार की योजनाओं को करें, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को करें, जिससे कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले। नीरज पांडे की अध्यक्षता और विकास चौधरी जो प्रभारी हैं उसकी उपस्थिति में बैठक हुई है। आने वाले चुनाव की तैयारी हमारे छात्र संगठन के द्वारा किया जा रहा है और इसमें जिला स्तर में प्रवक्ता चयन का भी हम लोग योजना लिए हैं और संभागीय सम्मेलन का भी फैसला इन्होंने किया है। आगे संभाग में लोग NSUI का सम्मेलन होगा और छात्र हित में सरकार ने जो फैसले लिए हैं उन सबको छात्रों के बीच में पहुंचाना, नए जो वोटर हैं उसे जुड़वाने के लिए मेरा फर्स्ट वोट कांग्रेस को इस प्रकार से कार्यक्रम लेके जा रहा है। NSUI हमारे पहली दरवाजा है, हमारा NSUI जहाँ से लोग हमारे वैचारिक रूप से जुड़ते हैं, तो NSUI की बड़ी भूमिका है और सभी कॉलेज कैंपस में जाएंगे और उनसे अपने विचारों से जोड़ेंगे भी और मतदाता वोटर लिस्ट में उसका नाम भी जोड़ेंगे। वहीं कांग्रेस के कार्यक्रम पर भाजपा ने जमकर निशाना साधा। भाजपा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में युवाओं ने इस बात को सुनिश्चित कर लिया है कि वे कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, फिर भले ही उन्हें NSUI रिझाने की कोशिश करे या फिर कांग्रेस के बड़े नेता। इसके साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर युवाओं का 15,000 करोड़ रुपए दबाने का भी आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि जिन माता पिता ने अपने बच्चों को कर्ज लेकर पढ़ाया है, कांग्रेस ने PSC में भ्रष्टाचार कर ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। छत्तीसगढ़ में युवाओं ने इस बात को सुनिश्चित कर लिया कि वो कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, फिर NSUI उन्हें रिझाने की कोशिश करे या कांग्रेस के बड़े नेता उन्हें फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश करें, वो उनकी बातों में इसीलिए नहीं आएंगे क्योंकि 15,000 करोड़ रुपया युवाओं का दबा के कांग्रेस की सरकार बैठ गई है। क्योंकि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को कर्ज लेकर पढ़ाया, घोटाला करके मनमाने तरीके से PSC में भ्रष्टाचार करके उनके भविष्य को खराब करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। चुनाव आते ही राजनीतिक दलों को युवाओं की याद आने लगती है। युवाओं को साधने के लिए कई अभियान चलाए जाते हैं।
छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस अभी से युवा वोटरों को साधने की कवायद में जुट गई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का ये अभियान कितना कारगर साबित होता है। रायपुर से IND 24 के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष और विपक्ष मिशन 2023 को फतेह करने की जद्दोजहद में जुटे हैं। इसके लिए सोशल मीडिया को मजबूती देने की कोशिश की जा रही है, जिसके जरिए चुनाव में एक दूसरे को मात दी जा सके। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें जीत दर्ज करने के लिए दोनों ही दल सोशल मीडिया के जरिए आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बीजेपी 21,000 वॉलंटियर्स को तैनात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने बूथों में डिजिटल वॉरियर्स तैनात किए हैं। कांग्रेस सोशल मीडिया की फौज तैयार करना चाहती है और यही वजह है कि पाटन में सोशल मीडिया का प्रशिक्षण दिया गया, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। इस प्रशिक्षण को लेकर सीएम भूपेश का कहना है कि प्रदेश प्रभारी के निर्देश के अनुसार ये आयोजन हो रहा है। सोशल मीडिया प्रमुख है। इसके साथ ही सीएम भूपेश ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। सेक्टर और जोन और सोशल मीडिया का प्रशिक्षण, ये इसकी शुरुआत हो रही है और लगातार इसके पूरे प्रदेश भर में इस कार्यक्रम को संचालित करना है। तो जो शैलजा जी के निर्देश है उसके अनुसार से काम हो रहा है। अभी हमारे 5 जो संभाग है उसके प्रशिक्षण हो गए। अब विधानसभा में जा रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया एक प्रमुख है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसी के माध्यम से झूठ फैलाने का काम करती है, तो उसके लड़ने के लिए हमारे पास फौज होना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को शराब बेचने, रेत चोरी करने, नशे का व्यापार करने जैसे जो नए स्टार्टअप शुरू किए हैं उसके बारे में भी प्रशिक्षण देना चाहिए। प्रशिक्षण बिल्कुल देना चाहिए और जो स्टार्टअप शुरू किए हैं उनके बारे में वृहद जानकारी देना चाहिए कि 2 नंबर में शराब कैसे बेची जाती है, रेती चोरी कैसे होती है, नशे का व्यापार कैसे होता है, धान की तस्करी कैसे होती है, कोयले में लेवी कैसे वसूल की जाती है, बांध के पानी को बहा के बेचा कैसे जाता है, उसकी चाबी को कौन रखता था। ये नए जो स्टार्टअप आए हैं छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलना आवश्यक है, जरूरी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सोशल मीडिया के जरिए सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना चाहती हैं। बातें सोशल मीडिया फौज तैयार करने की हो रही है। अब किसकी कवायद मिशन 23 में जीत का परचम लहराती है, ये तो विधानसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। इसी के साथ द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई सियासी हलचलों के साथ।